हे एवरीवन, जैसे कि हम सभी देख सकते हैं कि दुनिया पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण बहुत सीरियस महंगाई, स्लो ग्रोथ और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है। और इस डिफिकल्ट पीरियड से निपटने के लिए अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन रूल ऑफ थंब ये है कि लगातार 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ का मतलब रिसेशन होता है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि कई सारी टेक कंपनीज के एम्प्लॉइज की नौकरियां चली गई हैं। टेक सेक्टर्स में ले ऑफ जारी हैं, जिसमें मेटा, अमेजॉन, अल्फाबेट, नेटफ्लिक्स सहित बहुत सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इंडिया में टोटल 15,708 एम्प्लॉइज को 44 स्टार्टअप्स द्वारा ले ऑफ कर दिया गया है, जिसमें बायजूस, चार्जबी, कार24, लेड, ओला, मीशो, एमपीएल, इनोवैकर, उड़ान, अनअकैडमी, वेदांतु जैसे यूनिकॉर्न्स शामिल हो रखे हैं। बट ये टेक सेक्टर की इतनी सारी कंपनीज इतने सारे एम्प्लॉइज को आखिर ले ऑफ कर ही क्यों रही हैं? वो भी तब जब इनमें से कई कंपनीज तो ह्यूज प्रॉफिट्स भी बना रही हैं। पैंडेमिक ईयर्स के दौरान ना, ये जो हमारा जीवन है, ये ऑनलाइन जीवन एक नया नॉर्मल सा बन गया था। हम सभी को घर पे रहने की इतनी आदत हो गई थी, हमें मजबूर किया गया घर पे रहने के लिए, और हमने अपना ज्यादातर टाइम ऑनलाइन ही बिताया। इससे हमने ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज्यादा बढ़त हुई। नाउ टेक कंपनीज के लिए ये एक बूम लेकर के आया, और इन टेक कंपनीज ने जैसे ही रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बनाए, इन्होंने हायरिंग फ्रेंजी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिसने इंजीनियर्स, डेवलपर्स और दूसरे टेक वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज और बेनिफिट्स को बढ़ावा दिया। नाउ आइडिया ये था कि लंबे समय के लिए न्यू नॉर्मल वर्क के रूप में वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। लेकिन पैंडेमिक के कम होने और लोगों के ऑफिसेज में नॉर्मल ड्यूटीज पर वापस आने के साथ साथ टेक कंपनीज को इतने ज्यादा एम्प्लॉइज रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए टेक सेक्टर में लेऑफ्स में भारी इंक्रीमेंट देखा गया। तो आइए अब रिसेशन के दौरान अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया जाए, इस बारे में हम डिटेल्ड चर्चा करते हैं। नंबर 1, एक बजट बनाइए और अपने फाइनेंसेस को प्लीज ट्रैक करिए। दोस्तों, आप एक ऐसा बजट बना सकते हैं जिसमें आपके द्वारा कमाया और खर्च किया गया हर एक रुपया शामिल हो। बहुत से लोग अपना बजट बनाते समय ना अपनी टोटल सैलरी देखते हैं, बट दैट्स नॉट करेक्ट। आप अपनी मंथली इन हैंड सैलरी के बेसिस पे अपना बजट बनाएंगे, जो कि डिडक्शंस और टैक्स के बाद आपकी सैलरी होती है वो। वरना ना आप बहुत ओवर स्पेंड करने के लिए ललचाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके पास तो इतने पैसे हैं खर्च करने के लिए, बट एक्चुअल में होते नहीं है। आप अपनी नेट इनकम कैलकुलेट करिए और फिर अपनी इनकम को ट्रैक और कैटेगराइज करिए, जिससे कि आप समझ सकें कि आपका पैसा आखिर जा कहां रहा है। अपने फिक्स एक्सपेंसेस जैसे कि ग्रोसरीज, जैसे बच्चों की एजुकेशन फी, रेंट, वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे कि फाइन डाइनिंग की एक लिस्ट बना लीजिए। अपने खर्चों को नीड्स और वांट्स में कैटेगराइज करिए। सो भले ही आपको नीड्स पर पैसा खर्च करना पड़ता है, आप डेफिनेटली वांट्स में बचत कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, लेकिन सच में इसकी आपको जरूरत नहीं है, राइट? आप क्या करिए, आप बस उस परचेज को 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। और अगर 1 महीने के बाद आप फिर भी उसे परचेज करना चाहते हैं, तो जाइए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद लीजिए। लेकिन सच बताऊं तो चांसेस ये हैं कि आप इसके बारे में भूल ही जाएंगे और आपके पैसे बच जाएंगे। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की एक लिस्ट बना लीजिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स में हॉलिडे के लिए पैसे सेव करना हो सकता है, और वहीं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स में बच्चों की हायर एजुकेशन या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट शामिल करना हो सकता है। रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप उन्हें कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। यहां आप थंब रूल का यूज कर सकते हैं, जिसे 50-30-20 रूल कहा जाता है। समझाती हूं। सो इस रूल के अकॉर्डिंग आपकी इन हैंड इनकम का 50% हाउस रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज एटसेट्रा जैसी नीड्स के लिए एलोकेट करना चाहिए। अपनी इन हैंड इनकम का 30% अपने वांट्स के लिए खर्च करें, जैसे कि थिएटर्स में मूवी देखना, फाइन डाइनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपकी इन हैंड इनकम का बचा हुआ 20% सेव और इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। वैसे आप बजटिंग में 70-20-10 रूल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 70% एसेंशियल्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की तरफ जाता है, जैसे कि डिनर के लिए बाहर जाना, कपड़े खरीदना, राइट? 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की ओर जाता है। नाउ रूल सजेस्ट करता है कि आइडियली आपकी इनकम का 10% से ज्यादा लोन या क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने के लिए खर्च नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं,
एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करिए। सो आप फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। एक इमरजेंसी फंड आपको इस ले ऑफ सीजन में प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों। हालांकि आप अपना इमरजेंसी फंड बनाने के लिए ले ऑफ होने तक का प्लीज वेट मत करिए। ऐसा कुछ होने से पहले इसे बनाने जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ले ऑफ्स का सीजन एक इमरजेंसी फंड शुरू करने का आखिरी मौका हो सकता है। दोस्तों, जो लोग अनमैरिड हैं उनके इमरजेंसी फंड में आमतौर पर लगभग 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं और वहीं जो मैरिड लोग हैं वो अपने इमरजेंसी फंड में लगभग 12 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस रख सकते हैं। ये आपके लोन ईएमआईज और इंश्योरेंस प्रीमियम को भी कवर करता है। आप अपने मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें एसेंशियल और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस का एवरेज फिगर पाने के लिए इस कैलकुलेशन को कुछ महीनों तक करते जाइए। नाउ मान लीजिए कि आपके घर के एसेंशियल एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज पर मंथ तक आते हैं। उस केस में आपके इमरजेंसी फंड में किसी भी समय लगभग 5 से 6 लाख रुपए होने ही चाहिए। बहुत से लोग अपने इमरजेंसी फंड के लिए कैश, स्वीप इन फैसिलिटी वाले सेविंग अकाउंट, बैंक एफडी और लिक्विड फंड्स के एक मिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्वीप इन फैसिलिटी के अंदर एक सेट लिमिट से ज्यादा का अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में ऑटोमेटिकली चैनलाइज हो जाता है। ये आपको नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न करने में हेल्प करता है। दोस्तों, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स डेट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये फंड्स शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड फंड्स बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स के जैसे रिटर्न्स दे सकते हैं लेकिन ज्यादा लिक्विड होते हैं। फाइनेंशियल गोल्स और इमरजेंसी फंड के बीच साफ डिस्टिंक्शन बनाए रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए इमरजेंसी फंड का यूज प्लीज मत करिएगा और इसका यूज केवल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान करने का ही ट्राई करिएगा। नेक्स्ट, रिसेशन के समय इक्विटी की बजाय डेट चूज करिए क्योंकि रिसेशन के दौरान ले ऑफ्स होना बहुत ही आम बात है। इसलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए पैसों पर फोकस करना समझदारी की बात होगी। इन सिचुएशंस में कई इन्वेस्टर्स इक्विटी फंड्स और स्टॉक्स के मुकाबले फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इक्विटी ऑफ कोर्स मार्केट में फ्लक्चुएशंस के प्रति वल्नरेबल होते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए तैयारी करने के लिए आप बैंक एफडी या लिक्विड फंड में आपको मिले किसी भी सरप्लस पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरबीआई आमतौर पर रिसेशन के दौरान महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स हाइक करता है और इसका मतलब यह है कि आप ऐसे सिनेरियोज में शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपना एलोकेशन बढ़ाइए और रिसेशन के समय में इक्विटी होल्डिंग्स को कम करिए। यह भी याद रखिएगा कि शेयर मार्केट में गिरावट के दौरान डेट फंड्स आपके पोर्टफोलियो को सहारा देते हैं। डेट म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और तो और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जब इकोनॉमी कमजोर हो जाती है ना तो गोल्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स इस सेफ हेवन एसेट की ओर आते हैं। इससे होता यह है कि फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड फंड्स के थ्रू आपके पोर्टफोलियो का लगभग 5 to 10% गोल्ड होल्डिंग्स की ओर रखने में हेल्प हो जाता है। नाउ गोल्ड ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ है जिसका एम डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड की कीमत को ट्रैक करना होता है। म्यूचुअल फंड्स के ऑपोजिट गोल्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड किए जाते हैं और इन्हें शेयर्स के जैसे ही ट्रेड किया जा सकता है। गोल्ड फंड्स प्राइमरली गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक एक्टिवली मैनेज किया जाने वाला एफओएफ फंड ऑफ फंड है। बेसिकली ये अदर इन्वेस्टमेंट फंड्स के पोर्टफोलियो को होल्ड करने की एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अननेसेसरी डेट मत लीजिए। सो ले ऑफ एक भयानक एक्सपीरियंस हो सकता है और आपको इसे तेजी से उभरना होगा। हालांकि लोन्स और स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट का ढेर लगाना इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल लोन्स ज्यादातर दूसरे लोन्स के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंटरेस्ट रेट्स भी काफी ज्यादा होते हैं। आपको अपने मीन्स के विद इन जीना होगा दोस्तों और जितना पॉसिबल हो सके अपना इमरजेंसी फंड पर डिपेंडेंट रहना होगा। जॉब छूटने के बाद सेविंग और इन्वेस्टिंग प्रायोरिटी नहीं है। हालांकि आपको इस समय लायबिलिटीज नहीं ऐड करनी चाहिए, नहीं तो आप ना लोन के जाल में फंसते चले जाएंगे। तो यदि आपके पास पहले से एक लोन है, आप क्या कर सकते हैं?
वेल, एक ले ऑफ आपके इनकम इनफ्लो को रोक देती है, जिससे आपके जो मौजूदा लोन ईएमआईज हैं उसे चुकाने में आपको मुश्किल हो सकती है। और भी ज्यादा यदि आपने ईएमआई रीपेमेंट्स को अपने इमरजेंसी फंड में शामिल नहीं किया था तो। नाउ, लॉन्गर रीपेमेंट टेन्योर का मतलब छोटी लोन ईएमआईज होता है। आप अपने बैंक को या फिर लेंडर से लोन टेन्योर एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी लोन टेन्योर बढ़ाने से ऑफ कोर्स आपका लोन ईएमआई अमाउंट कम हो जाएगा, जो आपके लिए फाइनेंशियली चैलेंजिंग सिचुएशंस में काफी हेल्पफुल हो जाएगा। सो आप पॉसिबल लोन डिफॉल्ट से भी इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट, पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लीज सेल मत करिए। दोस्तों, बहुत से लोग रिसेशन में अपनी जॉब खो देते हैं। इसके अलावा इंडिया और दुनिया भर में कई टेक कंपनीज और भी दूसरी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर ही रही हैं। ऐसे ही समय में बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि पॉसिबल हो तो बैंक एफडी, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा में इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट ना करने का ट्राई करिए, जिससे आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए पहले अलग रखा था, राइट। ये वो वजह है जहां आपका इमरजेंसी फंड काम आता है, क्योंकि आप किसी भी लोन ईएमआई सहित अपने लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी अभी जॉब खोई हुई है तो जल्दी से पैसे बनाने के लिए स्टॉक ट्रेडिंग में भी शामिल होने का टेम्पटेशन से बचिए। ये समय अपने पैसे को संभाल के रखने का है और वाइटल इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट नहीं करने का है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो आप इन इन्वेस्टमेंट्स को तब लिक्विडेट कर सकते हैं। बट जैसे ही नई जॉब मिलेगी ना, प्लीज उसे जल्द से जल्द रिप्लेनिश करिएगा। नेक्स्ट, रिसेशन के दौरान नया बिजनेस मत शुरू करिए। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे अच्छे समय में से एक रिसेशन नहीं है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड वैसे ही वीक है क्योंकि लोग अपने खर्चे को कम कर रहे हैं और आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए होंगे और आपको कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पर बिजनेस लोन पाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। रिसेशन हर साइज और टाइप के बिजनेस को डिमांड में अचानक हुई गिरावट से एडजस्ट करने के लिए बहुत मजबूर कर देता है और साथ ही साथ बिजनेसेस ज्यादा पैसे बचाने के लिए कॉस्ट में भी डिडक्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब रिसेशन आता है तो बड़े बिजनेसेस के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनमें कम मार्जिन ऑफ एरर होता है, ये छोटे बिजनेस जल्द ही बंद हो सकते हैं, जबकि बड़े बिजनेस किसी भी तरह अपने एक्स्ट्रा सोर्सेज के हेल्प से रिसेशन को सर्वाइव कर ले जाते हैं। नेक्स्ट, इनकम का दूसरा सोर्स ढूंढिए। वेल, अपनी जॉब के अलावा इनकम का दूसरा सोर्स होना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इस जॉब लेऑफ्स के सीजन के दौरान ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जॉब से निकाले जाने वाले लोग नई जॉब मिलने तक एडिशनल इनकम अर्न करने के लिए अपने स्किल्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी हॉबी मैथ, साइंस, म्यूजिक पढ़ाना है तो ऑफ कोर्स आप इन फील्ड में ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं। आप एडिशनल इनकम के लिए किसी साइड गिग के रूप में ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर, एफिलिएट मार्केटर, फ्रीलांस राइटर और इन जैसी दूसरी फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सफिशिएंट टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। दोस्तों, आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना कंसिडर कर सकते हैं, जो आपकी पूरी की पूरी फैमिली को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एक प्लान के तहत कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अपने इमरजेंसी फंड्स को खत्म करने से बचने में मदद करता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का सबसे सिंपल और प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जो पॉलिसी होल्डर के फैमिली को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सस्ते प्रीमियम रेट पर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पॉलिसी टर्म के अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के केस में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के बेनिफिशियरीज को सम अश्योर्ड यानी कि डेथ बेनिफिट पे करती है। हालांकि इस प्लान के कोई सर्वाइवल बेनिफिट्स नहीं होते। अपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान से अपना मिनिमम लाइफ इंश्योरेंस कवर कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर आप, तो अपनी एनुअल इनकम का 10 गुना सम अश्योर्ड होने के कॉमन थंब रूल को फॉलो करिए। इसलिए अगर लेट्स सपोज कि आपकी मौजूदा इनकम जो है वो 10 लाख रुपीस है, तो आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर होना ही चाहिए। बात करते हैं फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की। एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ आप एक ही इंश्योरेंस प्लान के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए खुद के साथ साथ अपनी पूरी की पूरी फैमिली को भी कवर कर सकते हैं। पॉलिसी में एक सम अश्योर्ड होता है जिसे सभी इंश्योर्ड मेंबर्स के बीच शेयर किया जाता है और इस वजह से अलग अलग फैमिली मेंबर्स के लिए अलग अलग पॉलिसी होने के कंपैरिजन में
इसे संभालना रिलेटिवली आसान होता है। तो अब हम अपने वीडियो के कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सो रिसेशन या ले ऑफ से डरे नहीं, बल्कि समझें कि ये जीवन जीने का एक हिस्सा है। हालांकि एक इमरजेंसी फंड, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्लान और इनकम का एक ऑल्टरनेट सोर्स रखकर खुद को तैयार रखिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.